आज का इस सेशन। और दोस्तों, आज के इस सेशन में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और इस सेशन को आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे। और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारतेंदु युग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी साथियों ने कल जो अपन ने दोस्तों गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा था, है ना, तो उसको दोस्तों अपन को उसके बाद अपन को ये आधुनिक काल को पढ़ना है हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है भारतीय इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। आपने देखा होगा कि जो भारतीय इतिहास है, भारतीय जो समाज है, धीरे धीरे बदल रहा था, है ना। इस समय आपने देखा होगा रीति काल के समय ही जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे, और अंग्रेजों के गुलाम के बाद धीरे 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 जागरूकता आ रही थी और लोगों ने ये ठान लिया था कि हम स्वतंत्र होकर ही रहेंगे, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, परिस्थितियां बदल रही थी, भारतीय इतिहास भी बदल रहा था। अब जब भारतीय इतिहास, सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां बदल रहा था, तो साहित्य भी उससे अछूता नहीं रहेगा। उसका प्रभाव सीधा आपका दोस्तों साहित्य पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का क्या होगा, प्रभाव भी साहित्य में आ गया। तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रीयता की भावना ये एक प्रमुख विशेषता भी मानी जाती है काय की भारतेंदु युग की, आधुनिक काल की राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, फिर भारत में औद्योगिकरण प्रारंभ होने लगा था, आवागमन के साधनों का भी तेजी से विकास हुआ दोस्तों। ठीक है, और आवागमन के जब साधनों का विकास हुआ तो निश्चित रूप से विकास भी होगा। ठीक है, तो आवागमन के साधनों का विकास हुआ और अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और जीवन में बदलाव भी आने लगा। ठीक है, इसको अपन को याद रख लेना, सभी लोग याद रखेंगे। और दोस्तों, ईश्वर के साथ साथ मानव को भी महत्व दिया जाने लगा। ईश्वर के साथ साथ मानव को भी महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, और यहां पर आते पद्य के साथ ही गद्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। पद्य के साथ में गद्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। ठीक है, छापे खाने के आते ही साहित्य के संसार में एक नई क्रांति का बीजारोपण हुआ। छापे खाने के आते ही साहित्य के संसार में एक नई क्रांति का बीजारोपण हुआ। तो यहाँ पर अपन ने इस प्रकार से सारे के सारे ये जो कारण है ना, ये जो बदलाव हैं, जो दोस्तों काय में आ रहे थे, हिंदी साहित्य के इतिहास में आ रहे थे। हिंदी साहित्य का जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा था, वो यहाँ पर अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद अपन ने गद्य का विकास अपन ने पहले भी पढ़ा है और यहाँ पर भी अपन देखेंगे कि हिंदी गद्य का विकास शुरू हो गया था यहाँ पर 19वीं शताब्दी के आसपास। तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाए कि हिंदी गद्य का जो विकास है वो किस शताब्दी के आसपास हुआ, तो 19वीं शताब्दी के आसपास हिंदी गद्य का विकास चालू हो गया। ठीक है, हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है। ये याद रख लेना, हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना किस में मिलता है, गोरखसार ग्रंथ में मिलता है, गोरखसार में। ठीक है, सम्राट अकबर के समय गंग कवि ने चंद चंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा था। किसने दोस्तों, गंग कवि ने। गंग कवि ने अपन को याद रख लेना, चंद चंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा था। ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने, किसने, राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की थी। किसने, राम प्रसाद निरंजनी ने। कब, 1741 में। तो ये अपन को याद रखने ना, भाषा योग वशिष्ठ कल भी अपन ने पढ़ा था कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, तब अपना उत्तर था राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, ये याद रख लेना। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार आया है। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से, परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। ठीक है,
1761 में पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। कब? 1761 में। गद्य के विकास में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और दोस्तों इस फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई, वो स्थापना कब हुई? वो स्थापना हुई 4 मई 1800 को लॉर्ड बेलेजली ने दोस्तों इसकी स्थापना की। काय की? फोर्ट विलियम कॉलेज की। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके, कल भी पढ़ चुके, ठीक है। और वो चीज आपको फिर से यहां पर पढ़ने को मिल रही है। बहुत अच्छी बात है कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू अध्यापक थे। कौन? जॉन गिलक्राइस्ट। और इन्होंने आगरा के लल्लूलाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त किया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि लल्लूलाल कहां के थे? आगरा के। और सदल मिश्र कहां के थे? आरा और आगरा, है ना। आरा के सदल मिश्र और आगरा के लल्लूलाल, इनको भाषा मुंशी के पद पर दोस्तों क्या किया गया? नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की दोस्तों क्या की? रचना की। किसने? जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से। किसने? लल्लूलाल जी ने। काय की? प्रेम सागर की। और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान। इसका एक अन्य नाम क्या है? नासिकेतोपाख्यान का एक अन्य नाम क्या है? इन दोनों महानुभाव की सहायता से हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की भी दोस्तों रचना की गई, ठीक है। अपन को याद रख लेना है नासिकेतोपाख्यान का एक अन्य नाम चंद्रावली या चंद्रावती भी कहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है। तो नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सॉरी मुंशी सदाशिवलाल न्याज ने सुख सागर की रचना हिंदी गद्य में की, जो श्रीमद् भागवत पर आधारित है। कौन सी? सुख सागर अपन को याद रख लेना। सुख सागर की रचना किसने? सदाशिवलाल न्याज ने, ठीक है। सदाशिवलाल न्याज ने सुख सागर की रचना की, जो हिंदी गद्य में की, जो श्रीमद् भागवत पर क्या है? आधारित है, ठीक है। उसके बाद इंसाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की दोस्तों। किसने? इंसाअल्लाह खां ने। किसकी? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां, और इसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। किसे? रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी गद्य को माध्यम बनाया। विलियम केरे ने बाइबल के साथ इंजील आदि का हिंदी में क्या किया दोस्तों? अनुवाद किया। विलियम केरे ने काय के बाइबल के साथ इंजील आदि हिंदी में दोस्तों अनुवाद किया। किसने? विलियम केरे ने, ठीक है। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 में लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी। कल एक भविष्यवाणी हुई थी ना कि कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो कलकत्ता बुक इस सोसाइटी की स्थापना 1817 में और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इनकी प्रेरणा से विभिन्न विषयक हिंदी की दोस्तों बुक क्या हुई? प्रकाशित हुई, ठीक है। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित करवाया। किसने? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से क्या किया? प्रकाशित किया। किसने? पंडित जुगल किशोर ने। जुगल किशोर कहां के थे? ये पंडित जुगल किशोर कानपुर के थे। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड इन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित करवाया, ठीक है। हिंदी के अखिल भारतीय महत्व को समझते हुए राजा राम मोहन राय ने सन 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक हिंदी का पत्र प्रकाशित करवाया। बंगदूत नामक, किसने? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1829 में, ठीक है। और राजा राम मोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली। किसको मिली? राजा राम मोहन राय को। काय की? भारतीय कोलंबस की,
भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली दोस्तों राजा राम मोहन राय को, ठीक है। और 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला और इसकी लिपि देवनागरी और भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। काहे की बनारस अखबार कब निकला? 1845 में। किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 में। लिपि कौन सी थी? देवनागरी, भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी, ठीक है। फिर बनारस से ही 1850 में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर का प्रकाशन किया दोस्तों। 1850 में तारा मोहन मित्र ने काय का? सुधाकर, ठीक है। 1854 में श्याम सुंदर सेन ने हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण का संपादन किया। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तब आपका उत्तर होता है कि सर हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र माना जाता है समाचार सुधावर्षण। किसके द्वारा ये संपादित होकर के निकाला गया? तो श्याम सुंदर सेन ने, है ना, इसका संपादन किया था। कब निकला? 1854 में निकला, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर आते राजा लक्ष्मण सेन ने 1855 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन किया। 1855 में। बोले सर 55 से लेके 55 तक राजा लक्ष्मण प्रजा हितैषी थे। 55 से लेके 55 तक राजा लक्ष्मण प्रजा हितैषी थे। 1855, ठीक है। नवीन चंद्र ने 1867 ईस्वी में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया दोस्तों। किसने? नवीन चंद्र ने। ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रदान करो। कैसा ज्ञान? नवीन 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 नवीन, तो याद रख लेना है। नवीन चंद्र ने 1867 ईस्वी में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का दोस्तों प्रकाशन आरंभ किया, ठीक है। और 1837 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सभी सरकारी कार्यालयों की भाषा उर्दू कर दी गई। सभी सरकारी कार्यालयों की भाषा क्या कर दी गई? उर्दू, उर्दू कर दी गई दोस्तों, ठीक है। और हिंदी विरोध और उर्दू के समर्थन में गारसादा तासी ने क्या कहा था हिंदी को? बताओ। और सर सैयद अहमद खान ने बहुत प्रयास किए हिंदी के विरोध में और उर्दू के समर्थन में। किसने? गारसादा तासी ने, ठीक है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा है? भद्दी बोली किसने कहा? तो क्या बताओगे आप लोग? हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका किसने निकाली? नवीन चंद्र ने। नवीन नवीन ज्ञान प्रदान करो, नवीन नवीन, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं सर सैयद अहमद खान हिंदी को गवारू बोली कहते हैं। तो हिंदी को गवारू बोली किसने कहा? हिंदी को गवारू बोली किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को गवारू बोली कहा दोस्तों, ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंदी के समर्थक थे, लेकिन वह ऐसी हिंदी का प्रचार चाहते थे जिसमें अरबी और फारसी के भी प्रचलित शब्द हों। शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। और हिंदी को भद्दी बोली कहा किसने? गारसादा तासी ने। गारसादा तासी और सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। हाँ हाँ, बबलू का नंबर है, बबलू का फोन लगा के पूछ लो तो, ठीक है। फोन लगा के पूछ लो, ठीक है। तो अपन को ये याद रखना है कि गारसादा तासी और सर सैयद अहमद खान ने बहुत प्रयास किए दोस्तों, ठीक है। और ये काय के? उर्दू के समर्थन में, है ना। और सर सैयद अहमद खान हिंदी को क्या कहते हैं? गवारू बोली। कौन? सर सैयद अहमद खान। ये क्वेश्चन भी आता है कि हिंदी को गवारू बोली किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने। हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा? गारसादा तासी ने। हिंदी को भद्दी बोली कहा, भद्दी, भद्दी कहा किसने? गारसादा तासी ने। और हिंदी को गवारू बोली किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने। याद रख लेना, दो चीजें हैं, दोनों को आपको अंतर समझना। भद्दी किसने कहा? गारसादा तासी ने।
है ना। और गवारू बोली किसने कहा? गवारू सर सैयद अहमद खान ने। गवारू, दोनों क्वेश्चन याद रखो, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। ये गवारू बोली कई बार पूछा गया, हिंदी को गवारू बोली किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने, है ना, याद रखना। उसके बाद आते हैं यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः गुजराती थे, फिर भी इन्होंने हिंदी परिमार्जित गद्य में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की किसने किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, हिंदी में। और इन्होंने अपने मत का प्रचार भी दोस्तों हिंदी में ही किया। भारतेंदु ने लेखकों का एक मंडल तैयार किया जिसमें बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। तो इनको अपन को याद रख लेना। भारतेंदु जी के, भारतेंदु मंडल के ये लेखक थे दोस्तों। और आपको पता है कि भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे वो सभी क्या थे? पत्रकार थे। किसी ना किसी पत्र का संपादन स्वयं करते थे, है ना। तो एक कॉमन विशेषता होती है भारतेंदु मंडल की, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा कवि या लेखक भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं था, है ना। तो भारतेंदु मंडल में आपको याद रख लेना है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु जी, पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास। ये अपन को याद रख लेना, ये बहुत ही आपके काम की चीज है ना। ये भारतेंदु मंडल के कवि और लेखकों को याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहां पर अपन को पढ़ना है भारतेंदु युग के बारे में, जिसकी शुरुआत 1850 से 1900, ये इसका दोस्तों समय माना जाता है। 1850 से लेकर के 1900 का जो युग था, ये काय का युग था? ये भारतेंदु युग था, 1850 से 1900, ठीक है, याद रखना। उसके बाद यहां पर आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 को हुआ, 1850 को हुआ। और हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार भी माना जाता है। आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है दोस्तों किसको? भारतेंदु जी को, ठीक है। आधुनिक काल का श्री गणेश भारतेंदु युग यानी कि 1850 से 1900 से होता है दोस्तों, 1850 से लेकर के 1900, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे गद्यकाल कहते हैं और ये गद्यकाल कई बार पूछा गया है ना। इसकी समय सीमा तो आपको पता ही है, भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से लेकर के 1900, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा? तो आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है दोस्तों, आधुनिक काल को गद्यकाल, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि गद्यकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है, तो बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि सर आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इस गद्यकाल की समय सीमा क्या मानी है, बताओ। मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल, रामकुमार वर्मा एवं गणपति चंद्रगुप्त ने इसे आधुनिक काल कहा है, ठीक है, याद रख लेना। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फटाक से बताओ। उसके बाद आधुनिक हिंदी काव्य का प्रथम उत्थान यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से होता है। आधुनिक हिंदी काव्य का जो प्रथम उत्थान कहां से? भारतेंदु हरिश्चंद्र से होता है। और भारतेंदु युग भाव, विचार, भाषा तीनों दृष्टियों से देश प्रेम, सामाजिक चेतना और नव जागरण का काल था दोस्तों। ये देश प्रेम, है ना, भाव, विचार, भाषा तीनों दृष्टियों से देश प्रेम और सामाजिक चेतना और नव जागरण का काल था। ये अपन को याद रख लेना। अब बताइए गद्य काल की समय सीमा क्या मानी है? मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार आपको पढ़ाया है। कुछ लोग बता रहे 1857 से 1900, कुछ लोग 1868 से 1893 बता रहे हैं,
फटाफट से बताइए, देखते हैं क्या क्या। और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और पूछा भी जाता है और मैंने जोर देकर आप लोगों को पढ़ाया भी है। अब अगर गलत करोगे तो क्या हो जाएगा फिर, बताओ जल्दी से, है ना। गलत करोगे तो पिटोगे। तो बताइए फटाफट से, सभी लोगों को बताना है। कोई नहीं बता रहा सही। 1700 से 1900 माना गद्यकाल। गद्यकाल बहुत बढ़िया। हाँ, सुदेश रानी जी, एक व्यक्ति ने सही बताया है। और नीतू सिंह जी, बहुत बढ़िया बताया कि सर संवत 1900 से 1984 का युग, 1900 से 1984 का युग जो है, संवत 1900 से 1984 का युग, ये इन्होंने गद्यकाल माना है। संवत 1900 से 1984 का युग, है ना। बहुत बढ़िया। अब बताओ, ये चीज अपन पढ़ चुके हो, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। गद्यकाल की समय सीमा ये भी पूछा जाता है। अपन को याद रख लेना है, ठीक है। गद्यकाल, आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल कहा। और गद्यकाल है ना। मैं आप लोगों से गद्यकाल पूछ रहा हूं, जब मैं गद्यकाल पूछ रहा हूं तो गद्यकाल का ही उत्तर मुझे चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। मात्र एक दो व्यक्तियों ने उत्तर दिया है, बहुत अच्छा। बाकी लोग तो यहां वहां भटक रहे थे, है ना। तो मैं पूछ रहा था, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा था कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया। आधुनिक काल को क्या कहा, गद्यकाल। एक क्वेश्चन भी आता है कि आधुनिक काल को क्या कहा, गद्यकाल। और गद्यकाल को, गद्यकाल, गद्यकाल का जो समय सीमा मानी है वो क्या समय सीमा मानी है, तो संवत 1900 से 1984 भूलना नहीं। अब यही पढ़ रहे हो आप लोग, वेरी गुड, है ना। राजा शिव प्रसाद हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, अतः भारतेंदु से उनकी नहीं दोस्तों बनती थी। ब्रिटिश सरकार ने जब राजा शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद, सितारे हिंद की पदवी प्रदान की, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1880 ईस्वी में, है ना, सार सुधा निधि नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से अभिहित किया जाए। किस पत्रिका में, सार सुधा निधि नामक पत्रिका में, ठीक है। अपन को याद रख लेना। तो ये याद रखोगे, किस ब्रिटिश सरकार ने इनको सितारे हिंद कहा, है ना, ये अपन को याद करना, ठीक है। और यहां पर इस प्रकार साहित्य प्रेमियों और जनता ने उन्हें सितारे हिंद, हिंद का सितारा की तुलना में भारतेंदु यानी भारतीय चांद की उपाधि से सम्मानित किया। किसको, भारतेंदु जी को, हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि से दोस्तों सम्मानित किया, ठीक है। विषय वैविध्य का विस्तार, पहली बार जन साहित्य का प्रगटीकरण, सरल एवं प्रभावी व्यंजना, भाषा ब्रजभाषा, काव्य का रूप मुक्तक इत्यादि विभिन्न दृष्टि से भारतेंदु काल हिंदी साहित्य का क्या था, गौरव काल था दोस्तों। भारतेंदु काल हिंदी साहित्य का गौरव काल था, है ना। और फिर उसके बाद भारतेंदु मंडल के कवियों को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग याद करना, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, है ना। याद करो, भारतेंदु मंडल के कवियों को अपन याद कर रहे हैं। भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन पूछ रहे हैं। बाल भारती के प्रेम का प्रताप, जग में
अंबे से राधा तक फैला है बाल भारती, माँ बाल भारती के प्रताप, प्रेम का प्रताप जग में अंबे से राधा तक फैला है। तो बाल से क्या बना, बाल कृष्ण भट्ट, भारती से बना भारतेंदु, प्रेम से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, जग से जगमोहन, अंबे से अंबिका दत्त व्यास, है ना, राधा से राधा चरण गोस्वामी, अपन को याद, सॉरी, राधा कृष्ण दास, है ना, ये दोस्तों माने जाते हैं। और श्रीनिवास दास भी आते हैं, लेकिन ये अपन को याद रख लेना, भारतेंदु मंडल के कवियों को पूछा जाता है। ठीक है, तो भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं, सबसे पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर दूसरा आपको ये भी याद होना चाहिए कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक कौन माने जाते हैं, सबसे वरिष्ठ कौन माने जाते हैं, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 1844 में है। आपने देखा होगा कई लोगों के बाल बहुत अच्छे हैं, है ना। 4 सहेलियां बैठी थी अपने ग्रुप की, सुदेश रानी, सरोज, आरती वर्मा, रमा जी, ये 4-5 सहेलियां बैठी थी, बोले मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, है ना। बाल की चर्चा कर रही थी, तभी मैं सुन रहा था, बाजू में कहीं खड़ा था, बोले बाल अच्छे हैं, बोले बाल अच्छे हैं तो चबा लो, बाल बताती रहती हो अपने अपने बाल क्या कर लो, बोले चबा लो बाल तो बाल से बाल कृष्ण भट्ट, चबा लो तो 44, 1844, है ना। 1914 में इनका निधन, है ना, अपन को याद कर लेना है। ठीक है, तो 1844 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। उसके बाद आते भारतेंदु हरिश्चंद्र, सभी को पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ 1850 में। ठीक है, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बोले सर बचपन से लेके 55 तक तो प्रेम के घन छाए रहते, और 55 के बाद खटिया में डरे रहते। फिर आपने देखा होगा बचपन में, बोले माँ का प्रेम, है ना, थोड़ा सा अपन पढ़ने गए तो माँ बाप दोनों का प्रेम छाए हैं अभी। फिर दोस्तों शादी हो गई तो पत्नी का भी प्रेम, और जब तक आपने काम किया, यानी 55 तक व्यक्ति 55 तक अच्छे से काम कर लेता है, काम करता रहता, पैसा कमाता है, तो तब तक आप पैसे कमाते रहे 55 तक, तो आपके ऊपर प्रेम के घन छाए रहे। जैसे ही आपने पैसे कमाने बंद किए और बैठकर खाना चालू किया, फिर समझो प्रेम की उल्टी गिनती चालू, है ना। बच्चे भी कहते खटिया पे डले रहो, बोले पानी ला दे बेटा, अरे बोले बुढ़ा डला रहा वहीं पे, है ना। याद रख लेना 1855, बोले बचपन से लेके 55 तक प्रेम के घन छाए रहे थे, प्रेम के घन 1855, है ना। तो प्रेम घन का जन्म 1855 में, है ना। और अपन ने पढ़ा कि सर 56 इंच सीना का क्या है, प्रताप, अपन ने सुना होगा, बोले 56 इंच सीना, है ना। तो 56 इंच सीना का क्या है, बोले प्रताप। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856, प्रताप किसका है, बोले 56 इंच सीना, है ना। उसके बाद ठाकुर जगमोहन से हैं 1857, बोले संतान कैसी चाहिए, बोले सर जगमोहन जैसी संतान चाहिए जिसे सब प्रेम करें, ऐसी संतान चाहिए जिसे सब प्रेम करें, है ना। ये अपन को याद रख लेना है। अब ये जन्म और मरण के चक्कर में मत पड़ा करो सरोज जी, मैंने कई बार आपको बताया, 50 किताब उठा के देखोगे तो इनके जन्म अलग अलग मिलेंगे, मृत्यु भी अलग अलग मिलेगी। ठीक है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होया करो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना। ठीक है, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र 1856, मैंने एक बार आपको कहानी बताई थी, मैंने विवेक शंकर जी जिनकी पुस्तक छपी है, मैंने उनको फोन लगाया, बोले मैंने सर ये कैसे होता है कि बताओ, जन्म कुछ दिया रहता है किसी पुस्तक में, कुछ दिया रहता है। उनने बोला कि सर मैंने एक पुस्तक लिखी है और मैंने एक ऐसे कवि, ऐसी कवित्री के बारे में भी लिखा है, उनकी रचनाओं के बारे में भी लिखा है, अभी भी वो जिंदा हैं। मैंने जब उन जिंदा हैं तब उनसे पूछा कि आपका जन्म क्या कब हुआ, तब उनको अपना जन्म भी पता नहीं था। अब बताओ कैसे करें, जब उन्हीं को खुद को अपना जन्म पता नहीं, तो अब कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। लोग मनगढ़ंत लिख देते हैं अपने अपने विचार अनुसार, है ना। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र 1856, है ना। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857, संतान चाहिए तो कैसी,
जगमोहन जैसी संतान। बोले संतान हो तो जगमोहन जैसी, है ना। अंबिका दत्त व्यास 1858 और राधा कृष्ण 65। बोले सर हम राधा कृष्ण के 65 के हो जाओ तो राधा कृष्ण के दास बन जाना, कमाने में नहीं लगे रहना, नहीं तो 65 के हो जाओ तब भी लगे हो हाय पैसा हाय पैसा। 65 के हो जाओ तो क्या करना है, राधा कृष्ण के दास बन जाना, राधा कृष्ण के दास बन जाओ 65 के हो जाओ तो, है ना। समझ गए। तो अपन को याद रख लेना, ये सारे के सारे जन्म आपको याद रखोगे। बाल 44 1844, भारतेंदु 1850, प्रेम के घन बचपन से 55 1855, प्रताप नारायण मिश्र 1856, जगमोहन संतान कैसी चाहिए, बोले जगमोहन जैसी संतान चाहिए, है ना। अंबिका दत्त व्यास 1858, राधा कृष्ण के दास बन जाओ 65 के हो जाओ जब 1865। ठीक है, तो ये आपको जन्म ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो जन्म याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद भारतेंदु युगीन कवियों के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। अगर मैं किसी एक व्यक्ति से अगर पूछूंगा तो बन जाएंगे अब सारे के सारे के, नहीं बनेंगे, बनना चाहिए, नहीं बनेंगे तो सुधार चंद है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर 1850 की बात आती है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन आता है भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ। 1850 में जन्म हुआ दोस्तों, कहां पर, काशी में जन्म हुआ इनका, काशी में, है ना। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, है ना, गिरधर दास भी इनका नाम था। तो गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास किसका था, भारतेंदु जी का, भारतेंदु जी के पिता का नाम। ठीक है, और इनका जो उपनाम है वो क्या है, रसा। रसा, एक क्वेश्चन आता है, रसा उपनाम से कौन लिखता था, रसा उपनाम से कौन लिखता था, तो रसा उपनाम से लिखते थे कौन, भारतेंदु जी। भारतेंदु जी रसा उपनाम से लिखते थे। भारतेंदु जी किस उपनाम से लिखते थे, रसा। ठीक है, इनकी मृत्यु 1885 में हुई। कब हुई इनकी मृत्यु, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी, भारतेंदु जी की। कितने साल जिए, मात्र 35 वर्ष, मात्र 35 वर्ष जिए। ठीक है, भारतेंदु अपने युग के पथ प्रदर्शक, साहित्यकार और हिंदी गद्य के क्या थे, जनक थे, हिंदी गद्य के जनक। ठीक है, भारतेंदु अपने युग के पथ प्रदर्शक, साहित्यकार और हिंदी गद्य के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी हिंदी सेवा से प्रभावित होकर हिंदी समाचार पत्रों द्वारा इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया। तो अपन को याद रख लेना है, भारतेंदु, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं, भारतेंदु, हिंदी गद्य के जनक। ठीक है, और भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ, तो 1850 में, है ना। और भारतेंदु युग की शुरुआत भी कब मानी जाती है, 1850 से ही मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, याद करोगे, इनके पिता का नाम क्या था, गोपाल चंद और गिरधर दास, रसा उपनाम से लिखते थे भारतेंदु जी। ठीक है, याद करना, है ना। उसके बाद भारतेंदु ने 1877 में हिंदी भाषा के महत्व पर भाषण दिया था, जो हिंदी प्रदीप में छपा था। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, बताइए जल्दी से, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, आपको बताना है, चयन करना है, फटाक से बताइए जल्दी से, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो सभी का क्वेश्चन आया है कि सर हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप जो ये पत्र था, ये पत्र कब निकला दोस्तों, हिंदी प्रदीप ये जो पत्र है, ये पत्र कब निकला बताओ, इसका प्रकाशन कब हुआ हिंदी प्रदीप का, इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कई बार पूछा जाता है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ, बहुत बढ़िया, है ना सरोज जी, 1877 में, है ना, 1877 में दोस्तों ये पत्र निकला था, ये 1877 में, क्या, हिंदी प्रदीप। ठीक है, इसी में भारतेंदु ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नाही को सूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नाही को सूल। ये अपन को याद रख लेना, ये पंक्ति कई बार पूछी गई,
कई बार पूछी गई दोस्तों, ये पंक्ति किसकी है? निज भाषा उन्नति है ना, ये पंक्ति मानी जाती किसकी? भारतेंदु जी की। भारतेंदु जी की पंक्ति अपन को याद रख लेना। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से रचना करते थे दोस्तों, ये क्वेश्चन याद करोगे। भारतेंदु उर्दू में किस उपनाम से रचना करते थे? रसा उपनाम से रचना करते थे। रसा उपनाम से रचना करते थे, ठीक है। और भारतेंदु की रचनाएं ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में है, ब्रजभाषा में भी है और खड़ी बोली में भी है, ठीक है। और दोस्तों बंदर सभा, बकरी बिलाप, चतुंग, मूक प्रश्न, इनकी हास्य व्यंग संबंधी रचनाएं हैं। ये रचनाएं अपन को याद रख लेना, क्वेश्चन आएगा। आता ही है, निम्न में से बताइए कौन सी रचना हास्य व्यंग संबंधी, भारतेंदु की कौन सी रचना हास्य व्यंग संबंधी है? तो भारतेंदु जी की कौन सी रचना हास्य व्यंग? बंदर सभा, बोले बंदर की सभा हुई, ये हास्य व्यंग वाली बात है। बकरी बिलाप कर रही है, बोले हास्य व्यंग है ना। चतुंग, चतुंग हास्य व्यंग। मूक प्रश्न, मूक भी क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है, ये हास्य व्यंग है। मूक प्रश्न है ना। तो अपन को याद रख लेना, चारों रचना याद करोगे, ये रचनाएं पूछी जाती। भारतेंदु की कौन सी रचनाएं, कौन सी रचना हास्य व्यंग संबंधी है? बंदर सभा, बकरी बिलाप, चतुंग, मूक प्रश्न, ये रचना याद करना। सभी लोग याद करेंगे, है ना। तो याद करोगे, बंदर सभा, बकरी बिलाप, चतुंग और मूक प्रश्न, इनकी कैसी रचनाएं हैं? ये रचनाएं मानी जाती हैं हास्य व्यंग संबंधी, ठीक है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली में रचनाएं की गए भारतेंदु। आपको पता है भारतेंदु युग में दोस्तों काव्य की भाषा क्या थी? ब्रजभाषा। काव्य जो लिखा गया वो ब्रजभाषा में लिखा गया, है ना। और दोस्तों जो गद्य लिखा गया उसमें खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था इस समय, है ना। लेकिन जब द्विवेदी युग आया तो खड़ी बोली ने अपनी पकड़ बना ली, फिर काव्य की भाषा क्या बन गई? खड़ी बोली बन गई। यानी कि जो काव्य लिखा जाने लगा फिर खड़ी बोली में लिखा जाने लगा, और खड़ी बोली ने अपने पांव पसार लिए, और छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। छायावाद को, काय को कभी क्वेश्चन अगर आ जाए कि खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है तो छायावाद को कहा जाता है, क्योंकि खड़ी बोली दोस्तों अपना बिल्कुल पूरे प्रभाव में, है ना, खड़ी बोली छायावाद तक। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि भारतेंदु में काव्य की भाषा क्या थी? काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी, है ना। खड़ी बोली में भी लिखे गए काव्य, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रभाव किसका था? ब्रज भाषा का था, है ना। हिंदी प्रदीप 1877 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके संपादक थे कौन? बाल कृष्ण भट्ट, याद रख लेना। और इस हिंदी प्रदीप में भारतेंदु जी के भाषण में कही हुई बात हिंदी प्रदीप में छपी थी। कौन सी बात? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नाही को सूल। ये पंक्ति अपन को याद रख लेना भारतेंदु जी की, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो इतनी चीज जितनी अपन ने पढ़ी है महत्वपूर्ण चीजें हैं। और ये जो हास्य व्यंग रचनाएं हैं, ये हास्य व्यंग संबंधी रचनाएं भूल नहीं जाना। भूल जाओगे तो क्या होगा? सुधार चंद उठेगा, सुधार चंद, ठीक है। इसको भूलना नहीं। फिर अपन 6:30 बजे मिलते हैं।